हम तो बस बात करना चाहते हैं आपसे। अगर आप अकेले में मिलकर बात करना चाहते हैं तो अकेले में मिल लेते हैं। क्या हुआ प्रदीप जी? आपके क्षेत्र के रुके हुए कार्यों को पूरा करने का ऑर्डर जारी हो चुका है। तुम कहती हो कि तुम राजवीर से प्यार करती हो और राजवीर कहता है कि तुम्हारी बदनामी की वजह से उसे तुम्हें घर में लाना पड़ा, और मैं ये समझता हूं कि किसी ने तुम्हें मोहरा बनाकर यहां भेजा है। जो राजनीति का इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसने तो हर सवाल का जवाब ढूंढ कर ही रखा होगा ना राजवीर। लेकिन अगर उन्होंने सबसे ये कह दिया कि उन्होंने मुझे बहू स्वीकार ही नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा को मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन इस तरह खुलकर पूरे अधिकार के साथ मैं उनकी मदद तो नहीं कर सकता। जरा सोच कर देखो मीनाक्षी कि राजवीर के इस तरह आंख फेर लेने से तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा अपने आप को कितना कमजोर, कितना अकेला महसूस करते हो। मैं उनकी ताकत बनकर आना चाहता हूँ। मैं उस घर में रहकर उनकी मदद करना चाहता हूँ मीनाक्षी। ठीक है आदित्य, तुम पापा से इस बारे में बात कर लो। माँ को तो पता ही है, वो पापा को समझाने की कोशिश जरूर करेंगी। नमस्कार रजनी जी। नमस्कार प्रदीप जी। कहिए, क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ? आप इतनी बेचैन और परेशान क्यों हो रही हैं? जबकि बेचैन और परेशान तो हमें होना चाहिए। वैसे आपने तो अपना रंग दिखा दिया। हमने कई बार आपके बारे में सर को आगाह किया था, क्योंकि इंसान की परख हमें भी है रजनी जी। क्या यही बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं, जो बात करनी है वो तो बात करेंगे ही, लेकिन आपने जो किया उसके लिए आपको एक ही उपमा दी जा सकती है, दिल में उतरकर दिल को काटना। क्या बात है? प्रदीप जी, मेरे पास वक्त नहीं है। आपने जो बात करने के लिए मुझे बुलाया है वो बताइए। क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे? वैसे आपने छलांग तो बहुत ऊंची लगाई थी, लेकिन आप ये भूल गई कि ऊंची छलांग लगाने वाले अगर जरा सा भी चूक जाए तो वो कहां जाके गिरेंगे उन्हें खुद नहीं पता होता है। वैसे सर जी आपसे बात करना चाहते थे। अगर मोबाइल पर ही बात करनी थी तो वो मुझे फोन कर सकते थे। कल की बात और थी, जब सर आपके बारे में जानते नहीं थे। आज वो आपको अच्छी तरह से पहचान गए। वो आपने सुना होगा ना कि दूध का जला तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। क्या चाहती थी आप कि वो आपके मोबाइल पर फोन करे और आप उनकी बातें रिकॉर्ड करें? हाँ प्रदीप, लीजिए बात कीजिए, लीजिए। हेलो। भाई वाह, तुम्हारा ये रूप देखकर भी बड़ी खुशी हुई। भाई जलवे हैं जलवे। कहिए, क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे कि मुझे यहाँ बुलाया है और प्रदीप जी के फोन से बात कर रहे हैं? कमाल है। तुमने जो शातिराना चाल चलनी थी वो चल ली। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम्हारे साथ तो मैं फिर भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी चाहत हमेशा यही रही है कि राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। वरना तुम भी मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने दुश्मनों को यह मौका भी नहीं देता हूं पूछने का कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? कि धमकी नहीं तो और क्या है बलदेव सिंह जी? जिसकी ताकत पर तुमने उछलना शुरू किया है, उससे भी बात करना है तो करके देख लो। लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा रजनी कि मेरे साथ खेल खेल कर तुमने जो गलती की है वो तुम्हारी जिंदगी की
बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी। तो अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अभी तक तो ये बात मेरे, आपके और सोनाली के बीच में है। लेकिन अगर मुझे जरा सी भी आंच आई तो ये सारी चीजें मीडिया के ऑफिस में पहुंच जाएंगी। और आज जिसे देखकर आप शर्मिंदा हो रहे हैं, कल आपके अपने उसे देखेंगे और वो भी शर्मिंदा होंगे। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और हाँ प्रदीप जी, एक बात अपने सर को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा दे कि उन्हें पछताने का भी मौका ना मिले। अरे ये शेर सुन ले बेटा कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और कौन जी रहा है भैया तेरी जुल्फ के सर होने तक है। अरे ये सुन, अच्छा चल बाद में कुछ और सुनाऊंगा, बाद में फोन करता हूँ। आइए आइए रजनी देवी जी बैठिए। क्या बात है, चाय पियोगी क्या? नहीं त्यागी जी। ओफो, हमेशा की तरह ये टमाटर की तरह से लाल लाल चेहरा आज बैगन जैसा कुछ भुजा भुजा हो रहा, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है त्यागी जी, ऐसा लग रहा है कि अब टकराव आमने सामने का होगा, खुलकर होगा। क्या कह रही हैं आप? किससे टकराना चाह रही हैं? और कौन हो सकता है त्यागी जी? वही बलदेव सिंह। बलदेव सिंह मुझे धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं उनकी धमकियों का जवाब उन्हें हर हालत में दूंगा। वही कमाल है, समझ नहीं आता कि बलदेव सिंह जी की नजरों में आप कैसे आ गई, और आपको क्यों धमकी देने लगे वो? वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी त्यागी जी, क्योंकि मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अरे आप बताओगे तो तब तो मदद करेंगे। माजरा क्या है? मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी त्यागी जी। बलदेव सिंह को इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मैं अपने आप पर आ गई तो उनके लिए चेहरा छुपाना भी मुश्किल पड़ेगा। देखो रजनी जी, ऐसा है, आप बोल क्या रही हो ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चलता हूं, अभी वो मुख्यमंत्री जी के पास जाना है। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई ये बलदेव सिंह जी के घर में क्या क्या चल रहा है, इस बात की खबर उनको चाहिए, मिनट टू मिनट खबर चाहिए उनको। अब लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि ये खबर मैं निकालूं किससे। इस राजवीर से तो ना मैं कुछ खुल के पूछ सकता हूं, ना मैं इससे कुछ कह सकता हूं। त्यागी जी, आपको जो कुछ भी पूछना है ना, आप मुझसे पूछिए त्यागी जी। मैं आपको बलदेव सिंह के घर की एक एक खबर दूं। कमाल है, मुझे तो ये लग रहा था कि मैं आपको अच्छी तरह से समझता हूं, पर अब लग रहा है कि मैं समझ के भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। कमाल है, मैं तो ना जाने कहां कहां नजरें दौड़ा रहा था कि कौन मुझे बलदेव सिंह के घर की खबर देगा। अब देखो खबर देने वाला मेरे सामने ही बैठा है। मैं नहीं सोच सकता था ना, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप इतनी पहुंची हुई हस्ती हैं। अब तो समझ गए ना आप त्यागी जी। आपको जो कुछ भी पूछना है ना, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। चलो ठीक है, धन्यवाद जी, आपने ये मेरा काम कर दिया। चलो जी, मैं निकलता हूँ फिर। चलिए मैं भी चलती हूँ, मुझे शांति लाल से मिलना है, उन्हें कुछ जिम्मेदारी सौंपनी है। चलो आओ। चलिए। आइए। तुम बैठो आदित्य, मैं माँ को बुला कर लाती। ठीक। लो, माँ आ गई। जीते रहो बेटा, खुश रहो, बैठो।
जी आज बहुत हिम्मत करने के बाद यहाँ आया हूँ। बेटा परेशान मत हो, मीनाक्षी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। दरअसल मीनाक्षी के पापा से बात करने का मौका ही नहीं मिला। माँ जी मैं तो बात करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। आज आपको ही मेरी माँ बनकर ये बात छेड़नी होगी। चिंता मत करो आदित्य, माहौल देखकर ही बात छेड़ूंगी। जी धन्यवाद, हम बता देंगे। प्रदीप जी आप कहाँ चले गए थे? मैडम किसी से जरूरी बात करनी थी, उनसे मिलने गए थे हम। बहुत ही जरूरी बात? जी मैडम, सर कहाँ हैं? अपने कमरे में। आप उनको बता दीजिएगा कि आचार्य जी का फोन आया था, वो घर पे आ रहे हैं मिलने। पता नहीं क्या बात है, आज आचार्य जी फिर से घर पे आ रहे हैं। आप सर को बता दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगी। जी हम चलते हैं। बेटा आदित्य के लिए चाय ठंडा कुछ लेकर आओ ना। जी माँ। बेटा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। मैंने आपसे कहा था सर, मैंने आपसे साफ साफ कहा था। क्यों भाई ये ललन तू उस रोज बैठा था, मैंने कहा था कि नहीं कि ये आपके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अब आप देख लो, आपके ऊपर सारा इल्जाम डाल दिया और ये साइड में हो गए हैं। अब अपने रिश्तों को कायम कर रहे हैं आचार्य जी। मैंने आचार्य जी से बात की थी और उनसे बात करने के बाद एक बात मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई कि ये सिर्फ रिश्तों की खानापूर्ति नहीं है। आचार्य जी इन रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री जी बात ऐसी है कि जब दो लोग एक दूसरे के पूरक हों तो रिश्ते कायम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बलदेव जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। पार्टी से निष्कासित होने के बाद में इनकी छवि खराब हुई और उस छवि को वापस लाने के लिए इन्हें आचार्य जी की जरूरत है। आचार्य जी ये जानते हैं कि भाई बलदेव सिंह बड़े कद्दावर नेता हैं। पार्टी में इनका थोड़ा बहुत जो भी सही रुतबा तो अभी भी है, और अगर कहीं उन्होंने अपनी पार्टी के एमएलए तोड़ दिए तो पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए वो बलदेव सिंह जी को वापस बुलाना चाहते हैं। ये आचार्य जी अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं या अपने ओहदे को बचाना चाहते हैं? अगर आचार्य जी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी में फूट पड़ गई तो ये तो वो जानते हैं कि वो अध्यक्ष पद कब तक संभालेंगे। एक बात तो है, बलदेव सिंह जी के रुतबे ने आचार्य जी को आखिर झुकने पे मजबूर कर ही दिया। मैंने आपसे कहा था कि बलदेव सिंह के घर में क्या क्या चल रहा है, मुझे इस बारे में एक एक जानकारी चाहिए, लेकिन आपने अब तक इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या कहूं जी, ऐसा लग रहा है कि उस घर में ना कोई मोहरा फिट करना पड़ेगा। करता हूं, मैं जल्दी करता हूं, आप चिंता मत करो। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती है त्यागी जी। अब तक जो कुछ हुआ वो सब ठीक है, लेकिन अब आपको काम करके दिखाना होगा। अब मेरे लिए ये जरूरी हो गया है कि हर बात की खबर वक्त से पहले मुझे मिले कि बलदेव सिंह के घर में क्या कुछ चल रहा है और वो कौन लोग हैं जो बलदेव सिंह का साथ दे रहे हैं। घोड़े पर सवारी करने के लिए उसके लगाम को जोर से थाम कर रखना पड़ता है। राजनीति में दौड़ते हुए घोड़े कब रास्ता बदलने पता भी नहीं चलता। इसलिए अभी तो फिलहाल तुम सिर्फ इतना करो, घोड़े की लगाम को थाम कर रखो। जिंदगी एक भंवर है। कैसे हो आदित्य? आओ बैठो बैठो ना। भाई उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो। बड़ी मुश्किल से आज आपके सामने आने की हिम्मत कर पाया हूं। अरे भाई तुम तो हमारे अपने हो।
तुमने हर कदम पर हमारा साथ दिया और दिल से दिया है। हम पर तुम्हारा एहसान है, इसलिए हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। बोलो क्या मांगना चाहते हो? बस आपका आशीर्वाद। आशीर्वाद बस? अरे भाई, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें आशीर्वाद मांगने की क्या जरूरत है? जी वो मैं आपसे कह रहा था कि नमस्कार बलदेव जी। अरे आचार्य जी, आइए 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 आइए। कैसे हैं आचार्य? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आइए आइए, बैठिए, आइए। शारदा जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, बैठो बैठो बैठो। अभी पता चला कि आप आने वाले, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया। सच बताऊं आपको, मैं आपको हैरान करना चाहता था, अचानक आता। बलदेव जी, आप तो योगेश को बचपन से जानते हैं ना? हाँ हाँ, इसे बचपन से देखा है हमने। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब एक खुशखबरी यह है कि योगेश भी राजनीति में आने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, तुम आदित्य राय हो ना, मशहूर टीवी रिपोर्टर? जी आचार्य जी। अरे भाई, खड़े क्यों हो? बैठो 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 ना बेटा, बैठो। अब बेटा कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। जी पापा। हाँ, मैं आपके ऑफिस में आई हूँ त्यागी जी। अब मुझे क्या मालूम था कि आप ऑफिस में नहीं होंगे। हाँ ठीक है, कितनी देर में आ रहे हैं आप? ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, आप आ जाइए। हाँ बोलो सोनाली। दीदी, आपने मुझे कहा था ना कि अगर घर में ऐसा वैसा कुछ भी हो तो मैं आपको कॉल करूं। हाँ, क्या चल रहा है वहाँ? पता नहीं क्या बात है दीदी, लेकिन आचार्य जी फिर से पापा जी से मिलने आए हैं और आज तो उनका बेटा भी साथ आया है। ये क्या कह रही हो तुम? अपने बेटे को भी लेकर पहुंचे थे वो? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि कुछ तो चक्कर है। नजर रखो, गहरी नजर रखो पूरे मामले पर, और देखो कि वहाँ क्या चल रहा है, कौन कौन से गुल खिलने वाले हैं वहाँ। हाँ दीदी, नजर तो मेरी रहेगी और यहाँ जो कुछ भी होगा ना, मैं आपको सब बताऊंगी। और आपको पता है दीदी, आज तो राजवीर बहुत ही भड़का हुआ था, क्योंकि ना माँ जी ने ना फाइल पे साइन करने से मना कर दिया है। और अगर मैं राजवीर को थोड़ा सा भड़काती ना, तो वो पूरे घर में तूफान खड़ा कर देता। घोड़े पर सवारी करने के लिए उसके लगाम को जोर से थाम कर रखना पड़ता है। राजनीति में दौड़ते हुए घोड़े कब रास्ता बदलने पता भी नहीं चलता। इसलिए अभी तो फिलहाल तुम सिर्फ इतना करो, घोड़े की लगाम को थाम कर रखो। रास्ता बदलने की तो गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय दीदी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं त्यागी जी से मिलने आया। जाहिर सी बात है, त्यागी जी का ऑफिस है, तुम भी त्यागी जी से मिलने आए हो और मैं भी। त्यागी जी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना तो भूल ही गई। सुना है तुमने शादी कर ली है? भाई बहुत बहुत मुबारक हो।
मैं उन्हें बताऊंगी। आदित्य रिश्ते की बात करने आया था। ठीक है माँ, अब इस बात को आप ही संभाल सकती हैं। इसीलिए मैं आपकी और अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इसे रिश्तेदारी में बदलना चाहूंगा। जिंदगी आचार्य जी आ गए, पता नहीं अब वो कब तक रहेंगे। बेटा उनके सामने तो बात हो नहीं पाएगी, मैं आदित्य को समझा दूंगी ना। ठीक है माँ। वैसे भी पता नहीं आचार्य जी क्या बात करने आए। बेटा दोनों लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, शायद आचार्य जी को आदित्य के साथ में बात करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मीडिया से है ना। हाँ माँ। तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पापा ये तो समझ चुके हैं कि आदित्य कोई जरूरी बात करने आया है। अगर इस वक्त बात नहीं हो पाई ना, तो रात को मौका देखकर मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी आदित्य रिश्ते की बात करने आया था। ठीक है माँ, अब इस बात को आप ही संभाल सकती हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे पापा आदित्य के ऊपर खुश हैं। अब मुझे लगता है मेरा उनसे बात करना आसान हो जाएगा। आचार्य जी, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि जीवन नगर का जो विकास कार्य रुका हुआ था वो फिर शुरू हो गया। हाँ बलदेव जी, जिंदगी में कभी कभी रुकावटें आती हैं, लेकिन विकास के काम में कभी कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। आपके क्षेत्र में बिजली की सप्लाई को लेकर मैंने भी आवाज उठाई थी। बेटा अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम जा सकते हो। संकोच करने की कोई बात नहीं, ये लोग तो आपस में बात कर रहे हैं ना। अरे भाई, राजनेताओं का और मीडिया का तो चोरी दामन का साथ है। यह बात अलग है कि जब मीडिया वाले राजनेताओं पर सवालों की बौछार करते हैं तो राजनेता मीडिया से कन्नी काट लेते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे भाई बैठो बैठो, यहाँ कोई राजनीति की नहीं, पारिवारिक बातें हो रही। बलदेव जी, वक्त के साथ साथ कभी रिश्ते मजबूत होते हैं और कभी कमजोर, लेकिन उसके बावजूद रिश्तों को कभी टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपकी और अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए इसे रिश्तेदारी में बदलना चाहूंगा। बिना सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। वो बेटी हुई तो क्या हुआ, उसकी कोई अपनी मर्जी नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। बस बस बस, मैं कुछ सुनना समझना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें जाके मीनाक्षी को समझाना चाहिए कि मैं तुम्हारा हाथ मांगने गया था और मेरी आंखों के सामने तुम्हारी शादी की बात किसी और से हो रही थी और मैं कुछ कह भी नहीं पाया। नहीं आदित्य, हमें कोई अलग नहीं कर सकता आदित्य।